एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस माँ को हेपेटाइटिस बी और सी है वो बच्चे को दूध भी पिला सकती है। आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस, और आम ज़बान में जिसे काला यरकान भी कहते हैं। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश या इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, और अगर जिगर की इन्फ्लेमेशन 6 माह से ज़्यादा तक रहे तो उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहा जाता है, यानी कि काला यरकान कहा जाता है। सबसे कॉमन वजह हेपेटाइटिस क्रॉनिक हेपेटाइटिस की हेपेटाइटिस बी और सी है। इसके अलावा अल्कोहल यानी शराब के इस्तेमाल से भी आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। कुछ ड्रग्स की वजह से भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी काला यरकान हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के 60 to 70% केसेस हेपेटाइटिस सी की वजह से होते हैं। 5 से 10% केसेस हेपेटाइटिस बी की वजह से होते हैं। और एक और बहुत कॉमन कॉज है काला यरकान यानी क्रॉनिक हेपेटाइटिस की, वो है लिवर में फ़ैट हो जाना यानी फैटी लिवर का होना। उसकी वजह से भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस डी, इसकी वजह से भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, लेकिन हेपेटाइटिस डी के लिए ये ज़रूरी है कि मरीज़ को पहले से हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो। तो हेपेटाइटिस बी वाले मरीज़ के साथ सुपर इन्फेक्शन भी कर सकता है और को इन्फेक्शन भी कर सकता है। हेपेटाइटिस ई की वजह से जनरली क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं होता, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है या आप कोई एंटी कैंसर थेरेपी ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उस सूरत में आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। और हेपेटाइटिस ए कभी भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं करता। लिवर में फ़ैट जमा होने की वजह से यानी फैटी लिवर होने की वजह से भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा हो या जिनको शुगर हो और वो कंट्रोल ना रहती हो, और जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो, इन तमाम सूरतों में जिगर में फ़ैट यानी चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। ये फ़ैट जिगर के सेल को इंजर करता है, नुकसान पहुंचाता है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह मरीज़ को क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है। इसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। इसके अलावा अल्कोहल एक बहुत कॉमन कॉज है क्रॉनिक हेपेटाइटिस की। अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में जहरीला मवाद जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर डैमेज शुरू हो जाता है, लिवर में फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और एंड पे जिगर में स्कार टिश्यू यानी फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, और जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि जिगर में सिरोसिस स्टार्ट हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी फैलने के 3 रूट्स हैं। सबसे पहले है ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन, यानी हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्टेड बंदे की कोई चीज़ आप शेयर कर लें जिस पे उसका खून लगा हो। मिसाल के तौर पे कोई रेज़र उसका आप शेयर कर लें, या उसका टूथब्रश, नेल काटर शेयर करें, तो इससे आपको वो फैल सकता है। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस इस्तेमाल करने से भी फैल सकता है। ऑपरेशन के औजार अगर प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं है तो उसके साथ भी फैल सकता है। किसी ऐसे बंदे को जिसको हेपेटाइटिस बी और सी है, वो आपको खून दे तो उसके साथ भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। सेकेंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू सेक्शुअल कांटेक्ट, यानी जिनसी ताल्लुकात के साथ भी हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है। थर्ड रूट ऑफ ट्रांसमिशन वो है एक हामिला औरत से उसके बच्चे को पैदाइश के वक्त ये हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है। यहाँ पे ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी और सी एक प्लेट में खाने से, एक चम्मच से खाने से नहीं फैलता। बच्चों को प्यार करने से, चूमने से, गले लगाने से हेपेटाइटिस बी और सी नहीं फैलता। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस माँ को हेपेटाइटिस बी और सी है वो बच्चे को दूध भी पिला सकती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन मौजूद है। ये 3 महीने का 3 वैक्सीनेशंस का कोर्स होता है 0, 1 और 6 मंथ पे, यानी एक वैक्सीनेशन लगने के 1 महीने बाद दूसरी डोज़ लगती है और फिर 6ठे महीने में तीसरी डोज़ लगती है। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीनेशन नहीं है।
क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी काला यरकान के शुरू के बहुत साल कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलरली कराते रहें, स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी के, क्योंकि बहुत से साल कोई सिम्टम नहीं आते हैं और फिर लिवर की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। सो जब लिवर की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं उसमें पेट में पानी पड़ सकता है, खून की उल्टी आ सकती है, पखाने रास्ते खून आ सकता है और मरीज़ बेहोश भी हो सकता है और लास्ट स्टेजेस में लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग हेपेटाइटिस बी और सी के रेगुलरली कराते रहें ताकि बीमारी की इनिशियल स्टेजेस में उसका पता चल जाए और मरीज़ को कॉम्प्लिकेशंस ना हो। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए? सबसे पहले तो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट होने चाहिए। फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस का कॉज देखने के लिए हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होना चाहिए, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट होना चाहिए और ऑटोइम्यून लिवर प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए जिसमें ये देखा जा सकता है कि लिवर में सिरोसिस तो नहीं है, स्प्लीन का साइज़ तो नहीं बढ़ा हुआ। एंडोस्कोपी होनी चाहिए बिकॉज जब लिवर सिरोसिस होता है तो खुराक की नाली में खून की थैलियाँ बन जाती हैं जिसे वेरिसेस कहते हैं, इसलिए हर एक की एंडोस्कोपी होनी चाहिए ताकि अगर वेरिसेस हैं, खून की नालियाँ हैं तो उन पर बैंड लगा के उनको बंद किया जाए और कुछ दवाइयाँ दी जाएँ जिससे उनका साइज़ श्रिंक हो जाए। ज़रूरत पड़ने पर सीटी स्कैन और लिवर बायोप्सी भी की जा सकती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लिए हैं। अगर हेपेटाइटिस बी की वजह से क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, एंटीवायरल थेरेपी है, कुछ दवाइयां हैं जो हेपेटाइटिस बी के लिए दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी की दवाई आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है क्योंकि हेपेटाइटिस बी का वायरस ख़त्म तो हो जाता है बट वो दोबारा से रिएक्टिव हो सकता है, इसलिए हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होती है, सारी ज़िंदगी दवाई आपको खानी पड़ती है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट मौजूद है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं और वो 8 हफ्ते से लेके 6 माह तक का कोर्स होता है और इसके लिए एंटीवायरल थेरेपी मौजूद है। फिर एक और कॉज है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जैसे कि मैंने पहले आपसे किया था डिस्कस कि फैटी लिवर की वजह से भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपना वेट कम करें, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ इस्तेमाल करें, शुगर है तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें। तो इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करके नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की वजह से क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो उसके लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ इसको ट्रीट किया जाता है। अगर आप अल्कोहल की वजह से आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो आपको अल्कोहल का इस्तेमाल कम करना होगा या ख़त्म करना होगा और इसके लिए भी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन तो तमाम मौजूद हैं, लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपकी जो लिवर की बीमारी है किस स्टेज पे आपको पता चल रही है। अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं स्टार्ट हुई तो फिर आपकी क्रॉनिक हेपेटाइटिस बहुत चांसेस हैं कि ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई हैं और आपकी क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बीमारी का बहुत लेट पता चला है तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस की भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको लिवर फेलियर की वजह से पेट में पानी पड़ गया है तो इसकी भी दवाइयाँ मौजूद हैं जिसमें पेट का पानी छोटी पेशाब के ज़रिए बाहर निकाला जा सकता है और इसके साथ आपको नमक का इस्तेमाल भी बहुत कम करना होगा। और अगर आपको खुराक की नाली में खून की थैलियाँ यानी वेरिसेस हैं तो उसके लिए बैंड लाइगेशन थ्रू एंडोस्कोपी वो आपकी होनी चाहिए। अगर आपको लिवर फेलियर की वजह से हेपेटिक एनकेफ हो जाता है यानी आप बेहोश हो जाते हैं तो इसकी भी दवाइयाँ मौजूद हैं जिससे ये प्रॉब्लम को भी ट्रीट किया जा सकता है। उम्मीद है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी काला यरकान के बारे में जो आपको सवाल थे उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिर भी आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और अगर आप क्रॉनिक हेपेटाइटिस को लेके मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मरहम के थ्रू आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।